आज आपने कर्तव्य पथ पर गणतंत्र की झांकी देखी, शक्ति प्रदर्शन भी देखा और तिरंगे में रंगा हिंदुस्तान भी देखा। लेकिन आज हम आपको देश के कुछ ऐसे गुमनाम नायकों की कहानियां दिखाएंगे जो असल मायने में हमारे सच्चे हीरो हैं। ये हमारे वो नायक हैं जो सरहद पर नहीं बल्कि हमारे आसपास मौजूद रहकर बेहद खामोशी के साथ इस समाज को बदलने की कोशिशों में जुटे हैं और इसलिए इस देश ने उन्हें उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित करने का फैसला लिया है। ये अपने आप में खास है और हर वर्ष की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया। इस वर्ष यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह, मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन और ओआरएस घोल बनाकर लाखों की जिंदगियां बचाने वाले डॉक्टर दिलीप महालनाबिस जैसे हस्तियों को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित करने की जानकारी दी गई। तो वहीं 9 अन्य हस्तियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह 91 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया है। पद्म पुरस्कारों की इसी लिस्ट में ज्यादातर नाम ऐसे हैं जिन्होंने कुछ सार्थक करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी तो समर्पित कर दी, लेकिन इन गुमनाम रत्नों पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी थी। फिर चाहे वो 60 साल की उम्र में मजदूरी छोड़कर कैनवस और ब्रश संभालने वाली मध्य प्रदेश की जोधैया बाई हो या फिर बिहार की लोक चित्रकार सुभद्रा देवी, 102 वर्ष की उम्र में भी सारिंदा वादन करने वाले जलपाईगुड़ी के मंगला कांति रॉय हो या फिर हिमाचल प्रदेश के नेकराम शर्मा, श्री कृष्ण और शिव शंकर की स्तुति गाने वाले राजस्थान के हुसैन बंधु हो या फिर तमिलनाडु के प्रसिद्ध स्नेक कैचर वादीवेल गोपाल और मासी सादियान। ये सिर्फ कुछ नाम हैं, क्योंकि इस बार पद्म पुरस्कारों के लिए चुने गए ज्यादातर नाम ऐसे हैं जो हो सकता है इनमें से कईयों के नाम तो आपने पहली बार सुने हो, लेकिन आखिरकार इस देश ने उन्हें और उनके कार्यों को पहचाना और इसलिए अब हम आपको इन लोगों की कहानियां भी दिखाएंगे ताकि आप भी इन नायकों को जान सके, उनसे प्रेरणा ले सके। ये मध्य प्रदेश के उमरिया की जोधैया बाई बैगा हैं। हो सकता है कि 84 वर्ष की जोधैया बाई का नाम आपने पहली बार सुना हो, लेकिन उनका काम किसी पहचान का मोहताज नहीं। उस शहीद परिवार को सम्मानित किया जा रहा है। श्रीफल और कला के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए जोधैया बाई को भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है। वो सपना मेरे को पूरा हुआ। हालांकि जोधैया बाई का यहाँ तक का सफर काफी मुश्किलों भरा रहा। पति के निधन के बाद उन्होंने घर चलाने के लिए गोबर के उपले बनाए और जंगल से लकड़ियां लाकर बेची। लेकिन बैगा चित्रकला को खत्म होता देखकर उन्होंने 63 वर्ष की उम्र में ये कला सीखी और फिर अपना जीवन इसी के लिए समर्पित कर दिया। माँ मेरी 6 महीना कराई, मेरी माँ खत्म हो गई। साल भर को हुआ मेरा पिता खत्म हो गया। 40 साल में मेरा आदमी खत्म हो चुका है। 2 लड़के रहे, छोटे छोटे लड़के हैं, तो उनको तो पालना चल। वो करते करते किसी के मजूरी छेरी चरा तो के ढोर चरा, किसी की मिट्टी डाले जा, कहीं पत्थर फोड़, कहीं कुछ कर ले, निदाई करो, गुड़ाई करो, ये करती रही गए हो। जोधैया बाई ने विलुप्त हो रही बैगा चित्रकला को आज पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है और आज फ्रांस से लेकर इटली और यूरोप के दूसरे देशों में उनकी कला की प्रदर्शनी लग चुकी है। पद्म पुरस्कारों का अगला चेहरा भी देख लीजिए। ये कश्मीर के गुलाम मोहम्मद जाज हैं। 80 वर्ष के गुलाम मोहम्मद जम्मू और कश्मीर में संतूर, रबाब और सारंगी जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बनाने वाले एकमात्र जीवित कारीगर हैं। बड़ी खुशी की बात है। उनकी कड़ी मेहनत, अपने काम के प्रति समर्पण और शिल्प के प्रति प्यार का ही नतीजा है कि उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 7 पीढ़ी तक ये काम है हमारे ख़ानदान में, लेकिन आज मेरी 8वीं है। पैसे कमाने के लिए हमने ये काम नहीं किया है आज तक। हमारे पुरखों ने मेहनत से किया, लगन से किया है।
दुख तो इस बात का है कि अब आगे आने वाला कोई नहीं, क्योंकि सबको अब ज़रिए माश का मसला है, पेट भरना चाहिए आदमी को, वो इसलिए नहीं आ सकता है, बाकी तो काम ख़त्म नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। पद्मश्री से सम्मानित किए गए नालंदा के कपिल देव प्रसाद की कहानी भी जितनी साधारण है उतनी ही प्रेरणादायक भी। 15 वर्ष की उम्र से ही बुनकरी शुरू करने वाले कपिल देव ने अपनी पूरी जिंदगी इसी हुनर के नाम कर दी। वो पिछले 55 वर्षों से बुनकरी से जुड़े हैं और उनकी बनाई 52 बूटी साड़ियां पूरे देश में मशहूर हैं। मुंबई जहाँ पर हैंडलूम एक्सपो वगैरह लगता है वहाँ जाके इसको बिक्री करते हैं, और जो जान गए हैं उन लोग ऑर्डर देके बनवाते हैं, वहाँ हम लोग उसको ऑनलाइन भेज देते हैं। धीरे धीरे इससे हट रहे हैं, इसलिए थोड़ा प्रोडक्शन भी कम होता है, लेकिन जो बन रहा है वो भी निकल जा रहा है। चलिए सरकार अभी इस पर ध्यान दिए हैं तो ग्राहक लोगों का भी आना जाना ज़्यादा बढ़ेगा पद्म पुरस्कार के नाम पर, तो हम लोग का आमदनी बढ़ेगा। बेहद साधारण और सरल कपिल देव आज दूसरे बुनकरों को भी 52 बूटी बुनावट सिखा रहे हैं और उनकी जिंदगियां बदल रहे हैं। सिद्दी आदिवासी समुदाय के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाली हीराबाई लोबी को भी पद्म पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। हीराबाई ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था, इसका असर उनकी शिक्षा पर भी पड़ा, लेकिन उन जैसे दूसरे बच्चे शिक्षा से महरूम न रह जाएं, इसके लिए उन्होंने कई बेसिक स्कूल खोले। आज हीराबाई सिद्दी समुदाय के बच्चों को ही नहीं, आदिवासी महिलाओं को भी सशक्त बनाने का काम कर रही हैं। हमें ही खुशी हुई है कि मैंने पद्मश्री अवार्ड मिला, इसको मेरा समाज को खूब, सरकार को मैं अभिनंदन देती हूँ। यूपी के झांसी के रहने वाले प्रोफेसर राधा चरण गुप्त को भी पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। बेहद सादगी पूर्ण जिंदगी जीने वाले प्रोफेसर गुप्त ने अपनी पूरी जिंदगी भारतीय गणित के अध्ययन, रिसर्च और लेखन को समर्पित कर दिया। आज 83 वर्ष की उम्र में भी गणित के प्रति उनका प्यार प्रेरणादायक है और वो इस उम्र में भी लेखन और अध्ययन से जुड़े हैं। इसी तरह राजस्थान के जयपुर के लक्ष्मण सिंह को पानी की किल्लत से निपटने के लिए चोका सिस्टम इजाद करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। गढ़चिरौली के वरिष्ठ रंगकर्मी डॉक्टर परशुराम खुणे को भी पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। वो नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में पिछले 50 वर्षों से युवाओं को रंगमंच और कला से जोड़ने में जुटे। रंगमंच के जरिए वो नशाखोरी और अंधविश्वास के खिलाफ भी अभियान चलाते रहे। भारत के इन्हीं गुमनाम रत्नों में से एक नाम जबलपुर के डॉक्टर मुनेश्वर चंद्र डावर का। मुनेश्वर चंद्र डावर पिछले 50 वर्षों से वंचित लोगों का इलाज कर रहे हैं और लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा देने के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसी लिस्ट में अगला नाम छत्तीसगढ़ के कांकेर के अजय मंडावी का है। अजय मंडावी लकड़ी की कारीगरी के जरिए जेल में बंद नक्सलियों का जीवन बदलने में जुड़े हैं। वो अब तक 400 से ज्यादा कैदियों को ये हुनर सिखाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बना चुके हैं और इसीलिए उन्हें कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी ये रिपोर्ट देखकर आपको इन हस्तियों पर गर्व हो रहा होगा, क्योंकि ये लोग ना तो बहुत साधन संपन्न थे, ना ही हाई प्रोफाइल, और जाहिर सी बात है कि इनके सियासी कनेक्शन भी नहीं थे। ये लोग बस खामोशी के साथ बिना किसी अपेक्षा के अपने काम को करते रहे, समाज को बदलने की जिद में जुटे रहे और आखिरकार सरकार की नजर भी उन पर और उनकी सेवाओं पर पड़ी और उन्हें देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों के लिए चुना गया। राजस्थान के अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन भी इसी लिस्ट में शामिल हैं। ये गजल गायक जाति धर्म की दीवारों से परे संगीत के लिए समर्पित रहे हैं और इसलिए आज आपको उन्हें भी जरूर सुनना चाहिए। अच्छा, किस तरीके की आप गज़ल है, शास्त्रीय संगीत है, भजन है, ये तीनों ही आप दोनों की जोड़ी एक साथ करती है? जी न्यूज़ के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे इस पद्म अवार्ड की सुन के यहाँ तशरीफ़ लाए और हमसे साझा किया हमारी खुशी के लिए। और हम यही कहना चाहेंगे कि संगीत के लिए अपना जीवन अगर समर्पित करना चाहें तो मज़ा है, लेकिन अगर संगीत को व्यवसाय बनाना है तो वो नामुमकिन है कि आप किसी मकाम पे पहुँचें। ये अलग बात है कि आपको ख्याति मिल सकती है, लक्ष्मी जी प्राप्त हो सकती हैं, लोग आपके जो
ऐसे हैं जो सुन के आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलर कराना चाहते हैं, मगर हमारा मानना ये है कि अपने फ़न में इतनी गहराई और इतने तल्लीनता से काम करें जिससे आपके आने वाले टाइम में आपको लोग एक इतिहास बना के याद करें। 1900 एक और हमारे साथ इनके ही छोटे भाई हैं, वह भी जुड़े हुए हैं, अहमद हुसैन। उन्हीं से जानते हैं कि आज यह पुरस्कार आपको मिल रहा है, कितनी खुशी हो रही है? साहब ये तो बड़ी दिली मसरत है कि ये केंद्र सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो इसमें हम शुक्रगुजार हैं राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के कि उन्होंने हमें ये इनाम से नवाजा। हम ये अर्ज़ करना चाहेंगे 1958 में हमारे पिताश्री ने हमारी माताश्री से कहा, भाई गुरुकुल में पुत्र बना के मत भेजना, शिष्य बना के भेजना। फिर हमसे वो यही कहते थे कि देखिए सबसे पहले मेरा इल्म अपनाइए, मेरा टॉन नहीं है, क्योंकि जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं उसकी भी एक शनाख्त होती है, तो अपनी पहचान मत खो देना। दूसरा ये कि हर प्रोग्राम को पहला प्रोग्राम समझना, कलाकार को पानी की तरह होना चाहिए, जिस बर्तन में डाल दिया जाए वैसा आकार लेने। शास्त्रीय संगीत गाएं तो राग का धर्म, अलंकार, उसकी राग की पकड़, आरोह अवरोह, वादी संवादी, इनका ध्यान रखना चाहिए, लयकारी। और सुगम संगीत में भजन में भक्ति रस झलकना चाहिए, गज़ल में तगज़ुल और सूफियाना में मार्फत का रंग और गीत में रोमानियत। तो ये हर तरह की विधा में आपको ढल जाना पड़ेगा, तब जाके वैसा ही आप स्वरूप ला सकेंगे।